पेज नंबर 87 में हमने एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना सीख लिया है। आज हम पेज नंबर 88 में नई चीज़ें सीखेंगे, किसी चीज़ की प्राइस निकालना। चलिए देखते हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड 7 का मैथ्स जो न्यू NCERT बुक आई है गीता प्रकाश, उसमें चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पेज नंबर 88 आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, अभी मैं यहीं पर रखती हूँ। देखिए पेंसिल्स का प्राइस आपको C दिख रहा है, ठीक है। मैं ब्रश से शो कर देती हूँ आपको। ये देखिए पेंसिल की प्राइस आपको C दिख रही है और इरेजर की प्राइस आपको D दिख रही है। डे 1 में क्या किया गया, 5 पेंसिल्स सोल्ड किया गया है। डे 2 में 3 पेंसिल्स सोल्ड किया गया है और डे 3 में 10 पेंसिल को सोल्ड किया गया है। प्राइस हमारे पास C है, ठीक है। तो अगर आपको उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। डे 1 में अगर 5 पेंसिल्स सोल्ड की गई है तो उसका टोटल प्राइस कितना होगा, प्राइस बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक पेंसिल की प्राइस होती टू रुपीज़ और हमने 5 पेंसिल क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो 5 × 2 हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाते हैं, 10 रुपीज़ हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास प्राइस कितना है C और हमने कितने पेंसिल सोल्ड किए हैं 5। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास लेटर है, दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, एडिशन, मल्टीप्लाई उसी तरीके से होती है। जैसे नंबर पहले लिखा जाता है और लेटर को बाद में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5C। यानी कि इसने कितना सोल्ड किया, तो 5C रुपीज़ इसने कमाई, ये 3C कमाएगा और ये 10C। कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, ठीक है। हमें जो जिस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा हमें वैल्यूज भी उसी तरीके से निकाल कर उनको शो करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। आपने टेबल तो देख लिया है, ये देखिए अब कह रहा है कि C के वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू दी गई है 15, ठीक है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय द स्केल ऑफ द पेंसिल्स। तो हमें पेंसिल्स का निकालना है। तो अभी हमने क्या देखा, देखिए वही बात जो हमने अभी आपको समझाई कि पहले डे 1 का हम कितना प्राइस निकालेंगे। तो देखिए 5C, आप देख पा रहे हैं 5C, और दूसरे दिन का 3C और तीसरे दिन का 10C। तो अगर ये टोटल को हम जोड़ते हैं तो यही पेंसिल का टोटल प्राइस निकल के आएगा हमारे पास। तो 5 में C से मल्टीप्लाई करोगे तो 5C, 3 में C से तो 3C, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं तो दोनों को हमें लिखना पड़ेगा। अगर 5 पर 2 दोनों नंबर होता तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है, एक लेटर है, तो हमें इसी तरीके से, आपने पहले की क्लासेस में भी सीखा होगा कि फ्रैक्शन में कि इस तरीके के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 10 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10C। अब देखिए इसको ऐड करने का तरीका, 5C, 3C और 10C, ठीक है। तो देखिए अगर ये लेटर भी सेम है, लेटर सारे अगर सेम है तब हम ऐड कर सकते हैं। अगर लेटर हमारे पास डिफरेंट होता तो भी हम इसके साथ कुछ नहीं कर पाते, हमें जैसे कि वैसे ही लिखना पड़ता। जैसे कि मान लीजिए ये 5C होता और ये 3B होता, तो इसमें हम कोई भी ऐड नहीं कर पाते, इसको हम 5C + 3B लिख कर ही काम चलाते। लेकिन एक्चुअली आप देख रहे हैं कि तीनों में C है, ठीक है। तो अगर आप C तीनों में से कॉमन निकाल लेते हो तो आपके पास 5, 3 और 10 एक ही लेटर नंबर आ गया आपके पास, तो नंबर को तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 5, 3, 8 और 8 और 10 18, कितना बन जाएगा आपके पास 18, और ये कॉमन था आपके पास C, ठीक है। तो देखिए एडिशन करके आपके पास कितना आ गया 18C। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हम यहाँ पर से काम करेंगे। अब हमारे पास 18C आ गया है, ठीक है, और हमें C का वैल्यू गिवन है। देखिए जब भी लेटर और नंबर के बीच में कुछ भी शो ना हो रहा हो, वहाँ पर गलती से भी यहाँ पर 50 पुट मत कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा 1850, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब भी नंबर और लेटर होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ 18 मल्टीप्लाई C इस तरीके से लिखा हुआ है। तो 18 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, C का वैल्यू हमें कितना गिवन है 50, ठीक है। तो जब 18 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 900। यानी कि पेंसिल कितने सोल्ड हुए हैं, अगर 50 रुपीज़ के हिसाब से पर पेंसिल है तो 900 रुपीज़ का उसने टोटल सोल्ड किया है। यहाँ तक क्लियर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको अपने नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही नोट डाउन करके लिखना है और एग्जाम में भी इसको ऐसे ही लिखना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो ये हो गया कि देयरफॉर 900 इज़ द टोटल अमाउंट अर्न बाय द स्केल ऑफ द पेंसिल। क्लियर है। चलिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। देखिए इसमें कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय द सेलिंग इरेजर्स। हमारे पास दो टेबल में, आप पहले अपने टेबल को देखिए अपने बुक में। तो एक तो पेंसिल का टेबल है, एक इरेजर का टेबल। तो पेंसिल का तो काम हमने कर लिया, अब इरेजर का करके देखते हैं। तो देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, उसका भी एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन में। देखिए पहले
हमें टोटल निकालने के लिए तीनों डे का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डे फर्स्ट, डे सेकेंड एंड डे थर्ड का। तो हमने सबसे पहले तो आपको ये लिख के दिखाया, आपको बिल्कुल सेम नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है। आप अपने तरीके से लिख लोगे फिर टीचर को समझ में नहीं आता, आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट समझाना है कि आपने ये पॉइंट कहाँ से लाया, एक से आप ये पॉइंट कहाँ से लिख रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमें देखना है डे वन। डे वन में कितने इरेजर सोल्ड हुए थे, 4, और उसकी प्राइस थी डी। ठीक है, तो यानी 4D हो गया। टोटल कितना हो गया पहले दिन का, 4D। दूसरे दिन में 6 इरेजर सोल्ड हुए थे और उसका अमाउंट था 1 का डी, तो यानी 6D हो गया। और लास्ट डे में 1D था। ठीक है, तो 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, सेम नंबर, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो D 1 जा D, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका D। तो देखिए टोटल कितना हो गया। आप यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पर जनरली 1 लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो देखो D तो आप कॉमन ले लोगे, तो आपके पास इसमें कितना बचा, 4, इसमें 6 और इसमें आपका हिडन जो 1 है वो बचा हुआ है। तो 6 4 10 और 1 11, यानी टोटल कितना हुआ उस दिन सोल्ड, 11D। इरेजर कितना सोल्ड हो गया टोटल, 11D। अगर देखते हैं D का वैल्यू पुट है तो हम उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर D की वैल्यू नहीं है तो हम इसको यहीं तक रोक देंगे कि हमारा जो टोटल अमाउंट हो गया कितना हो गया, 11D। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। अब हमारे पास पेज नंबर 19 आ चुका है, यानी हमारे पास इरेजर का वैल्यू गिवन नहीं था। चलिए देखते हैं पेज नंबर 90 में क्या है। देखिए, अ शॉप रिटर्न आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूज। ठीक है, द रेंट देम वन हैज अ फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। देखिए कुछ होता है, जब हम कुछ सामान, घर में हमारे शादी होते हैं, त्यौहार होते हैं, कुछ फंक्शन होता है, तो क्या होता है, हम सामान रेंट पे लेके आते हैं, चेयर लेके आते हैं, टेबल लेके आते हैं, इस तरीके से सामान लेके आते हैं, तो हम उन्हें कुछ एडवांस पे करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उनको वापस करने आते हैं तो जो कुछ अमाउंट कट करके वो अपना प्राइस रख लेते हैं। तो इस तरीके का एक टेबल गिवन है। चलिए उसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें अब क्या कहा जा रहा है, व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न द शॉपकीपर पे बैक सम अमाउंट एज अ फॉलो। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पहले तो एडवांस ले लेते हैं, लेकिन जब हम उनको सामान सही सलामत वापस कर देते हैं, कुछ टूटा फूटा नहीं होता है, तो वो हमारा कुछ भी पैसा नहीं कट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना पैसा रख के अपना हमारा पैसा जो एडवांस होता है वो वापस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ द रुपीज पेड इफ़ एक्स चेयर एंड बाई टेबल आर रिटर्न। ठीक है, देखिए हमारे पास टेबल कितना है, ध्यान रखिएगा आगे भी काम आएगा। हमारे पास टेबल है बाई और चेयर है हमारे पास एक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, फॉर एक्स चेयर एंड बाई टेबल लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगनिंग एंड द अमाउंट 1 गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। क्वेश्चन इतना लंबा होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते ही घबराते हैं कि पता नहीं इसको करेंगे कैसे, पर क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। आप ये ध्यान रखिए कि जितना लंबा क्वेश्चन पेपर आपका, जितना सॉल्यूशन उतना ही इजी होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दिज अमाउंट। चलिए प्रोसीजर से पहले देखते हैं, पहले हम अपना टेबल देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा टेबल, आइटम था हमारे पास, हमने 2 चीज़ उठाया वहाँ से, चेयर और टेबल। ठीक है, तो जब हमने चेयर उठाया तो हमें कितना पे करना पड़ा, 40 रुपीज़, और टेबल के लिए हमें 75 रुपीज़ करना पड़ा, जब हमने उससे उठा कर ले गए हैं अपने घर में। जब हम वापस करने आए हैं, ठीक है, जब हम वापस करने आए हैं तो हमें क्या मिला है, रिटर्न कितना मिला है, 6 रुपये हमें रिटर्न मिला है चेयर पे, और टेबल पे हमें मिला है 10 रुपया रिटर्न। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास कितना था टोटल चेयर। तो इसका मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक चेयर का दाम कितना हो गया, टोटल प्राइस हमारे पास कितना पड़ा, हमने 40 पे किया था और 6 हमें वापस मिल गया, तो हमें टोटल चेयर का प्राइस कितना पड़ा, 36 ही पड़ा हमारे पास। और 75 का हमने लिया था टेबल और 10 हमें वापस मिल गया, तो हमारा एक टेबल कितने का पड़ा, 65 ही पड़ा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सप्रेशन में भी शो करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना सॉल्यूशन। ये देखिए सॉल्यूशन पे आ गए। सबसे पहले तो हमें चेयर रिटर्न, हमारे पास चेयर रिटर्न कितना है, 1 से, लिखते जाते हैं साथ साथ में, नोट करते जाइए। चेयर हमारे पास 1 से, टेबल हमारे पास y है। तो टोटल अमाउंट पेड इन अ बिगनिंग में हमने कितना पे किया है, टेबल के लिए 40 और चेयर के लिए, चेयर के लिए 40 और टेबल के लिए 75। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 40x प्लस 75y। ठीक है, हमने इसको अलग अलग क्यों लिखा है, ऐड करके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए ये हमारा x है और ये दोनों ये y है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग इसको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बन चुका है, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये पता नहीं अब ऑनलाइन में भी इतना मिस्टेक्स होते हैं। देखिए ये 40
मल्टीप्लाई एक्स क्या बन गया 40x, और 75 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर लिख दीजिए 75 लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं टोटल अमाउंट रिटर्न। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना रिटर्न होगा, 6 रुपये चेयर पे और 10 रुपये हमारे टेबल पे। तो चलिए, तो ये हमारा बन गया 6 मल्टीप्लाई एक्स चेयर का और 10 मल्टीप्लाई वाई टेबल का। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकला, 6x प्लस 10y, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का एक्सप्रेशन बन गया जो हमारा रिटर्न हुआ है, रिफंड हुआ, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं। अब देखिए अब हमारा क्या किया गया यहाँ पे, ये समझिए अच्छे से। अभी हमने आपको अभी समझाया था कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ था, जैसे कि हमने 40 का चेयर लिया था और 6 रुपया हमारा क्या हो गया था, वापस हो गया था 6। तो हमारे पास कितना बचा था, 34 ही बचा था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, हमने क्या किया, हमारा एडवांस में से हमने उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी एक्सप्रेशन हार्ड नहीं है। तो ये हमारा एडवांस था और जब हमने अपना रिफंड वाले को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहीं पे बच्चे समझने में गलती करते हैं कि प्लस करें कि माइनस करें कि मल्टीप्लाई करें, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आप व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए और एक्सप्रेशन में वो लागू कर दीजिए, आपका 100% वो सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट हमने निकाला है लास्ट में रिफंडेबल, उसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, द अमाउंट पेड। यानी कि आप इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख के छोड़ दीजिए। या ये आपका एडवांस, ये आपका पहला वाला टेबल से निकला और ये आपके दूसरे वाले टेबल से निकला, और दोनों क्या है कि अलग अलग नंबर्स है, लेटर्स है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बस इसी तरह से एक्सप्रेशन में एक ही लाइन में लिख दीजिएगा अगर आपके पास जगह होगा तो, ठीक है। 10y यहीं पे लिख दीजिए, 10y और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपका हो गया फाइनल टोटल अमाउंट, हमने इतना पेड किया है। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। देखिए, कैन वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इफ़ यस हाउ इट इज, हाउ इफ़ नॉट वाई नॉट, ठीक है। एक्सप्रेशन 40x प्लस 75 माइनस 6x प्लस 10y, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया जो हम बताना चाह रहे थे आपको। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि क्या इस इक्वेशन को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, हाँ कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है, यस कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर द फॉलो। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि हो गया 40, ये तो आप अभी ऊपर देख चुके हैं 40x प्लस 75y, और उसमें अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया था अपना रिफंडेबल अमाउंट 6x प्लस 10y। अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ब्रैकेट हटाते हैं तो देखिए ये 40x प्लस 75 बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो अंदर जितने भी लेटर हैं, नंबर है, सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए 6 आपका प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। और ये 10y प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस 10y, ठीक है। माइनस ये 10y यहीं पे लिखिए ताकि हमें आराम हो, पता नहीं क्यों नीचे लिख रहा है बार बार। ये हो गया आपका 10y, पता नहीं ये चीटी कहाँ से आ रहे हैं। चलिए अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए अब हम ये तो कर सकते हैं कि x वाले को x वाले के साथ और y को y वाले के साथ हम सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी है वो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हमने क्या किया, 14x और 6 को एक साथ रख लिया है। 14x चूँकि प्लस में है और 6 माइनस में है तो हमने उसको लिख लिया है, प्लस का साइन डाल दीजिए। 75 हमने लिख लिया है और ये 10 हमारा माइनस में है तो हमने लिख लिया है माइनस 10y। एक्स वाले को एक साथ कर लिया, बिना एक्स वाले को एक साथ कर लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 40x माइनस 6, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी x को कॉमन रख लीजिएगा तो कितना होगा, 40 में से 6 निकालेंगे तो 34x और 75 में से 10 निकालेंगे तो 65y, यानी कि फुल एक्सप्रेशन जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ये आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आ गए हैं पेज नंबर 91 पे। 91 को हम देख लेते हैं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज 40x प्लस 75 प्लस माइनस 6x माइनस 10y। कह रहा है कि क्या इनिशियल एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन बार सॉल्व किया है उसका इनिशियल एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे तो क्या सही है या गलत है, सो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो समझते हैं इसमें क्या करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि हाँ यस द इनिशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कुड ऑल्सो बी रिटन एज, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से। क्यों, देखिए दिस इज बिकॉज द सब्ट्रैक्टिंग एंड ग्रुप ऑफ टर्म इन अ सेम एज एडिंग देयर नेगेटिव,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप समझिए, मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये 4x है, -4x -3y -2z, इस तरीके से अगर कोई नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सबका माइनस हम बाहर निकाल लेंगे। सबका माइनस हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसके अंदर क्या बच गया, माइनस ले लिया बाहर, तो यहाँ 4x बच गया, इसमें 3y बच गया, इसमें 2z बच गया। ठीक है, तो सबका माइनस बाहर निकालने का मतलब है कि सबके पास माइनस है, लेकिन हम ब्रैकेट से उसको बाहर रख लिए हैं ताकि सबको एक साथ हम रख सके। सारे नेगेटिव्स नंबर ही हैं, लेकिन हमने माइनस उसको भी बाहर रखा है। नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख के दिखाती हूँ मैं। नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों टर्म में माइनस है, आप माइनस बाहर निकाल लीजिएगा। अगर ये प्लस के पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा +10y, जैसा कि अभी आप पहले वाले एक्सप्रेशन में लिख रहे थे बार बार। ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे टर्म चेंज होते हैं, ये तो आपको पता है। तो हम इस तरीके से भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस लिख लेते हैं तो अंदर सारे नेगेटिव टर्म लिखने पड़ेंगे, और अगर अंदर के सारे नेगेटिव टर्म को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर के सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने नोटबुक में सेम इसी तरीके से आंसर लिख के दिखाना है, छोड़ना नहीं है। आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि दिस इज बिकॉज द सब्ट्रैक्टिंग अ ग्रुप। जब सब्ट्रैक्टिंग एक ग्रुप में होता है तो टर्म इज सेम एडिंग। ठीक है, तो अगर उसके माइनस को हम बाहर निकाल कर शो कर देते हैं तो अंदर वाले टर्म को हम एडिंग के रूप में उसको, उसके नेगेटिव्स को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर चेयर एंड टेबल वाला। अब ये क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी चलिए समझ लेते हैं। व्हाट डू इज द एक्सप्रेशन मीन्स। ठीक है, कह रहा है कि आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, इस जो एक्सप्रेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, इस सब एक्सप्रेशन, इससे आप क्या समझ पा रहे हो। तो आप क्या देख रहे हो कि 7p और 3q, बीच में साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का, और दोनों की चूँकि नंबर अलग है, p और q है, इसमें भी आप देख रहे हो p और q है और बीच में सब्ट्रैक्शन है। तीसरे वाले में भी हम देख रहे हैं कि p 6p और q है और है सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन्वॉल्व अ डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक टर्म। हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है क्या शो कर रहा है, सब में माइनस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सब में क्या शो हो रहा है, डिफरेंस है, सब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो हम लिखते हैं कि ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व द डिफरेंस। ठीक है, किसके बीच में डिफरेंस, किसमें है, तो एल्जेब्रिक है। सब क्या है, टर्म क्या है, अलजेब्रा का टर्म है। पी और क्यू अलग है, और सब में पी और क्यू अलग है, और जब पी और क्यू अलग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस ही शो कर सकते हैं, डिफरेंस तो निकाल नहीं सकते, हमें उसी तरह से लिखना पड़ेगा। अगर 7p और 3p होता तब उसको हम डिफरेंस निकाल के 4p आंसर कर देते। लेकिन दोनों का, क्योंकि जैसे कि एक सेब है एक पेंसिल है, दोनों को हम मिला सकते हैं, सेब सेब ही रहेगा, पेंसिल पेंसिल ही रहेगा। लेकिन अगर 4 सेब है 3 सेब है तो दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 7 सेब बन चुके हैं। लेकिन पेंसिल और सेब में तो ऐसे नहीं, कैसे दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा कि भाई ये सेब इतना ही है, पेंसिल इतना ही है। तो वही बात हो गई, कहने का मतलब वही हो गया कि ये तो शो हो रहा है कि डिफरेंस है, लेकिन अलजेब्रिक टर्म है, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 91 तक तो हमारा क्लियर हो गया है। पेज नंबर 92 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मैं जल्दी ही ये 4 वीडियो जो बन चुका है उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। फिलहाल अगर आपका कोई वीडियो रहता है तो आप पीछे जाकर उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिल दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। बाय गाइज।